हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले एक ऐसी खबर जिससे सारी दुनिया चिंतित है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आहट और इन सब के बीच यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के कई छात्रों को लेकर चिंता बढ़ गई है। मीडिया के जरिए सरकार के माध्यम से लगातार गुहार लगाई जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएस गृह और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। यूक्रेन की स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है। साथ ही भारत सरकार से समन्वय बनाकर वहां फंसे मध्य प्रदेश के बच्चों को निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसके पहले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 21 फरवरी को कहा था कि यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को वापस लाने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार की तरफ से छात्रों को घर लाने के लिए प्लेन की व्यवस्था कराई जा रही। जल्दी सभी भारतीयों को सकुशल भारत लाया जाना है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों और सबसे अधिक इंदौर के छात्र इस वक्त यूक्रेन में स्टडी कर रहे हैं। तो यूक्रेन लगातार संकट के दौर से गुजर रहा है और जिस तरह की स्थिति यूक्रेन और रूस के बीच में है, इन सब के बीच में भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी कराना एक चैलेंज है, जिस पर मध्य प्रदेश के छात्रों की वापसी का इंतजाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवनिर्मित 50,000 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। ये वर्चुअल कार्यक्रम कल दोपहर 3 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा। कार्यक्रम को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया भी संबोधित करेंगे। ये आवास 1,925 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री इसके साथ ही 1,155 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 30,000 नवीन आवासों का भूमि पूजन भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के 26,500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जिन 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, उनमें से 6 दोषी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। ऐसे में राज्य सरकार इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही। गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाई सिक्योरिटी बैठक के बाद शाम को जेल का दौरा किया। जेल मंत्री ने उस अंडा सेल का भी निरीक्षण किया जहां फांसी की सजा पाए सफदर नागौरी समेत 6 आतंकी बंद हैं। उन्होंने कहा कि सिमी आतंकियों को लेकर विशेष प्लान तैयार किया है। समीक्षा के लिए एडीजी जेल गाजीराम मीणा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने कहा कि जेल बाउंड्री के आसपास भोपाल पुलिस गश्त देगी। तो सुरक्षा को लेकर खास प्रबंध केंद्रीय जेल भोपाल में देखने को मिल रहे हैं। वजह है जिन आतंकियों को फांसी की सजा हुई है उनमें से कुछ इस वक्त भोपाल सेंट्रल जेल में हैं। गृह मंत्री ने खुद ही जेल का निरीक्षण किया है। एक प्लान तैयार किया जा रहा है। नजदीकी थाने से जेल को हॉटलाइन के द्वारा जोड़ा जा रहा है। अंडा सेल का निरीक्षण किया है। इसी सेल में अहमदाबाद ब्लास्ट के 6 दोषी हैं जिनको हाल ही में फांसी की सजा सुनाई गई। तो 38 लोगों को फांसी की सजा हुई है। इतिहास में सबसे ज्यादा संख्या में फांसी की सजा ऐतिहासिक जो निर्णय सुनाया गया उसके कुछ जो दंड पाने वाले कैदी हैं वो इस वक्त अंडा सेल भोपाल में, जिसका निरीक्षण आज गृह मंत्री ने किया। रात की पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। पेराफेरी पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। अकस्मात निरीक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। आज जो हमने अंडा सेल थी उसका भी निरीक्षण किया। सारे सुरक्षा उपकरणों, वॉकी टॉकी, कंट्रोल रूम, हाई मास्ट लाइट सभी ऑपरेशन मोड पे हैं।
ग्वालियर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले वो नवीन जिला पंचायत भवन परिसर में आयोजित लोकार्पण समारोह में शामिल होने पहुंचे। सीएम शिवराज ने नवीन राजस्व भवन और वीर सावरकर सरोवर जीर्णोद्धार और म्यूजिकल फाउंटेन का वर्चुअली लोकार्पण किया। शिवपुरी भी पहुंचे सिंधिया, जहां करेरा और पिछोर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। हटा के कुंडलपुर गए। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा मौजूद थे। कुंडलपुर में पंच कल्याणक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और आयोजन को लेकर विस्तार से बात की। ग्वालियर की जो हमारी संयुक्त कल्पना है, मुख्यमंत्री जी की, नरेंद्र सिंह जी की, मेरी, शेजवलकर साहब की, मंच आसीन समस्त हमारे महानुभावों की, करोड़ रुपए की ये सौगात है जो शिवराज सिंह जी के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश और ग्वालियर के लिए एक संकल्प के आधार पर, एक स्तंभ के आधार पर आज खड़ा हुआ है। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने एक बार फिर से सिंधिया की तारीफ की। सिकरवार ने सिंधिया को श्रीमंत कहकर संबोधित किया। कहा कि ग्वालियर बहुत पीछे है, लेकिन श्रीमंत सिंधिया के प्रयास से ये प्रदेश में फिर अव्वल होगा। जिस समय कांग्रेस विधायक सिंधिया की तारीफ कर रहे थे, उस समय सिंधिया मंच पर थे। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आज हुरावली चौराहे पर स्थापित कारगिल शहीद नरेंद्र सिंह राणा की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक के तौर पर सतीश सिकरवार भी आमंत्रित थे। मंच पर जब कांग्रेस विधायक को बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की। सेना में भर्ती होने का जज्बा जगाते थे। उस एक समय था जब ग्वालियर अव्वल रहता था। आज ग्वालियर जबलपुर, उज्जैन, इंदौर से कई संभागों से पीछे है, लेकिन मुझे आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो ग्वालियर का गौरव, ग्वालियर का वैभव पुनः लौटेगा और ग्वालियर इस शहर प्रदेश में सबसे अव्वल स्थिति में बन जाना जाएगा। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार चल रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार शुरू कर दिया। 5 सदस्यों की बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में नए सदस्य शामिल हुए। उन्होंने अपनी टीम का विस्तार करते हुए 3 नए उपाध्यक्ष बनाए और 2 प्रदेश मंत्री नियुक्त किए। सभी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों और जिलों से ताल्लुक रखते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक बृजराज सिंह चौहान जो उपाध्यक्ष बनाए गए। अलीराजपुर जिले से जोबट से पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान जोबट उपचुनाव में जीत का इनाम पाते हुए उपाध्यक्ष बनाए गए। बड़वानी से श्याम महाजन को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। भिंड से केशव भदौरिया प्रदेश मंत्री बनाए गए, जबकि शाजापुर से क्षितिज भट्ट को भी प्रदेश मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले चंबल क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं। चंबल के भिंड में कमलनाथ मंडलम सेक्टर कमेटियों की बैठक करने के अलावा भिंड में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कमलनाथ ने हाल ही में एक दावा किया था कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का फोकस बीजेपी के बड़े चेहरों पर रहेगा। ये दावा था कि कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों को उनके ही क्षेत्र में घेरेगी, लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने सक्रियता से उस पर काम शुरू कर दिया है। और भिंड एक की पॉइंट है पूरे ग्वालियर चंबल का। और भिंड के बाद और भी दौरे होंगे, मुरैना के भी होंगे और भी जगह के होंगे, गुना के होंगे। लगातार कमलनाथ जी सक्रिय कर रहे हैं और संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन दौरे पर रहे। उन्होंने आज चिंतामन मंदिर मार्ग पर सम्राट विक्रमादित्य भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि मनुष्य के साथ सीखने और पढ़ने की समस्या नहीं है, लेकिन सीखना क्या है ये समस्या अक्सर दिखती है। हमारे देश को नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी, जिसके अंतर्गत क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन उसकी प्रस्तावना पड़ी है। आज के इस युग में शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ये प्रक्रिया विद्या भारती वर्षों से करता आ रहा है। मोहन भागवत द्वारा कार्यक्रम के दौरान पुस्तकों का विमोचन किया गया। बीते 3 दिन से संघ प्रमुख अलग अलग कार्यक्रमों में उज्जैन में शामिल हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति ऐसा जो कहा जाता है, उसकी प्रस्तावना तो मैंने पढ़ी है, बाकी तो रामकृष्ण राव जानते हैं, मैं नहीं जानता।
लेकिन प्रस्तावना से ऐसा लगता है कि नया लाने की इच्छा क्यों हुई, तो इच्छा इसीलिए हुई कि इसके पहले जो नीति थी उसमें से ये बात नहीं हो रही थी। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि, होली और रंग पंचमी त्योहार से पहले सरकार ने राहत दी। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू आज से हट गया है। अब शादियों में मेहमान रात भर शामिल हो सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 1% से कम है, लिहाजा नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि होली, रंग पंचमी समेत सभी त्योहारों पर लोग सावधानी बरतें, मास्क अवश्य पहनें। 23 दिसंबर को सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया था। करीब 2 महीने बाद सरकार ने कोरोना की सारी पाबंदियां हटा दी हैं। और आज रात्रिकालीन कर्फ्यू जो था उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दिया है। अब पूरी तरह से प्रतिबंधों से मुक्ति मिल गई है। इसके बावजूद भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सजगता के साथ में होली पंचमी जैसे त्योहारों को मनाएं। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के खिलाफ नोटिस जारी किया। बिजली कंपनियों को बिजली के दाम बढ़ाने की टैरिफ याचिका पेश करने के निर्देश देने से जुड़ा यह मामला है। हाईकोर्ट में इस मामले को चुनौती दी गई। निर्मल लोहिया नाम के एक वकील ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के तहत विद्युत नियामक आयोग को या तो बिजली कंपनियों की याचिका खारिज करने का या फिर स्वीकार करने का इतना ही अधिकार है, कोई तीसरा आदेश देने का हक नहीं है। याचिका में कहा गया कि बीते 15 दिसंबर को आयोग ने दाम बढ़ाने की बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका तकनीकी आधार पर खारिज की, लेकिन साथ ही कंपनियों को नई याचिका दायर करने का लिखित आदेश दे दिया। इसके कुछ दिन बाद बिजली कंपनियों ने दाम बढ़ाने की नई टैरिफ पिटीशन दायर की। याचिका में से आयोग की निष्पक्षता के खिलाफ बताकर चैलेंज किया गया है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नियामक आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। विद्युत अधिनियम की धारा 64 में प्रावधान दिया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के समक्ष यदि कोई याचिका दायर होती है या अपील दायर होती है तो उसको या तो सुनवाई करके स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। कोई तीसरा आदेश पारित करने का कोई अधिकार कमीशन को नहीं है। न्यायालय ने इसमें जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं और 2 हफ्ते की मोहलत दी है। लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर कार्रवाई की। पहली छिंदवाड़ा में, जहां जनजातीय विकास विभाग की लेखपाल को 25,000 की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा है। लेखपाल संगीता झाड़े ने जन्मतिथि सुधारने के लिए चपरासी से 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी। अमरवाड़ा विकासखंड के सोनपुर निवासी गंगाराम सूर्यवंशी ने मामले की शिकायत की थी। दूसरी तस्वीर जबलपुर की, जहां संभागीय उपायुक्त आदिवासी और अनुसूचित जाति विकास विभाग में रिश्वत देते सहायक ग्रेड 3 पद पर कार्यरत मनीष परते को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। शिक्षक वर्ग 2 में मंडला की आरती झारिया का चयन हुआ था। वो अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए आदिवासी कार्यालय पहुंची थी, लेकिन सहायक ग्रेड 3 ने उनसे ज्वाइनिंग लेटर देने के बदले 10,000 रुपये रिश्वत मांगे थे। बातचीत के बाद 5,000 रुपये में बात बनी। देवास के डोकाकुई में सहकारी समिति प्रबंधक के 3 ठिकानों पर उज्जैन ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू ने सहकारी समिति प्रबंधक गोविंद बागवान के ठिकानों पर दबिश दी और आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति का खुलासा किया। यह बताया गया कि गोविंद की 1993 में सेल्समैन के पद पर ज्वाइनिंग से लेकर अब तक 18,000 रुपये वेतन रहा है। दबिश में आरोपी के पास कुल 47 बीघा जमीन कन्नौज के डोकाकुई में, जिसकी कीमत 2 करोड़ 50 लाख है। एक बड़ा गोडाउन, 3 पक्के मकान, 1 ट्रैक्टर, 2 गाड़ियां बरामद की। तकरीबन 54 लाख की इनकी कुल कीमत बताई गई। आरोपी की करोड़ों रुपए की जमीन उसके बेटों के नाम पर है और किसी को शंका न हो इसके सारे इंतजाम भी किए हैं। आरोपी पहले भी किसानों से लोन लेकर ठगी कर चुका है और जेल में भी रहा है। फिलहाल ईओडब्ल्यू टीम और दस्तावेजों को खंगाल रही है, पड़ताल कर रही है। आज से कई गुना ज़्यादा संपत्ति अभी तक के दस्तावेजों से प्रमाणित हुई है, जिसमें लगभग अभी हमने पटवारी को बुलाया है 49 बीघा ज़मीन है और 3 मकान पक्के और एक गोडाउन आपके सामने है। ट्रैक्टर है, 2 मोटरसाइकिल हैं, बहुत सारा सामान है जिसकी के भी दस्तावेजों का हम परीक्षण कर रहे हैं। एमपीपीएससी से चयनित होने और मोटी पेमेंट के बावजूद डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है।
मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पताल डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे हैं और इसे दूर करने के लिए बीते साल 23 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग ने MPPSC से चयनित 432 डॉक्टर की पोस्टिंग की। 1 महीने के भीतर इनको ज्वाइन करना था, ज्वाइनिंग की नहीं गई। डेट बढ़ाकर के 20 अक्टूबर तक ज्वाइन करने का टाइम दिया, लेकिन डॉक्टर्स ने पारिवारिक वजह बताई, पति पत्नी के साथ पोस्टिंग कराने जैसे कारणों का हवाला दिया और ज्वाइन नहीं किया। सरकार ने 94 डॉक्टर्स की नियुक्ति आदेश कैंसिल कर दिए। अफसरों के मुताबिक ज़्यादातर डॉक्टर PHC CHC से जिला अस्पताल में पोस्टिंग कराना चाहते हैं। ग्वालियर में झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराना एक युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा इसका बदला। दरअसल शहर के पुराने रेशम मिल इलाके में धर्मेंद्र सिंह तोमर बुखार से पीड़ित थे। डॉक्टर वेदराज शास्त्री के पास गए। इस दौरान वेदराज ने 2-3 इंजेक्शन लगा दिए। परिजन कहते हैं कि इसके बाद धर्मेंद्र की तबीयत और बिगड़ गई और आखिर उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक को दवा के ओवरडोज का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। डॉक्टर की तलाश जारी। परिजनों के अमर कायम करके परिजनों के स्टेटमेंट वगैरह लिए हैं और क्लेम वगैरह कराया। तो जांच के दौरान ये पाया गया है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिए जिससे वो खत्म हुए और डॉक्टर के खिलाफ अपराध कायम हुआ है। आपने कई फिल्में देखी होंगी जिसमें मिलने बिछड़ने के कई किस्से होते हैं। ऐसी खबर ग्वालियर से सामने आई जहां एक शख्स 17 साल तक लापता रहा। महाराष्ट्र के अमरावती में वो था, लेकिन जिंदगी उसे ग्वालियर की एक संस्था तक ले पहुंचे। 14 फरवरी को उसके परिजनों को पता चला कि वो जीवित है। वो 5 साल पहले मृत मानकर उसकी 13वीं तक कर चुके थे। यह है रानू तान्या। इनकी उम्र 54 साल है। रानू की जिंदगी किसी फिल्मी अफसाने से कम नहीं। मिलने बिछड़ने की कहानी के बीच इनके 17 साल खो गए हैं। दरअसल साल 2005 में महाराष्ट्र की अमरावती से वो अचानक गायब हो गए थे। परिवार वाले पूरे 12 साल तक रानू को खोजते रहे। थक हार कर अप्रैल 2017 में उन्होंने रानू को मृत मानकर उनकी 13वीं कर दी। वहीं 14 फरवरी को खबर आई कि रानू जिंदा है और ग्वालियर की एक संस्था स्वर्ग सदन में है। खबर पाकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अमरावती से ग्वालियर पहुंचे। रानू का 23 साल का बेटा भी ग्वालियर आया, जिसे वो 6 साल का छोड़ आए थे। जब ग्वालियर में पता चला तो हमको वैसा इन्फॉर्मेशन पहले से मिल गया था। वो ग्वालियर से मिले तो हमको बहुत ये हो गया, जैसा काका मिल गया तो 15-16 साल के बाद में काका मिल गया तो हमको बहुत शांति थोड़ा सा आया। फिर पता लगा तो हम डायरेक्ट ग्वालियर में आ गए। स्वर्ग सदन के संचालक विकास गोस्वामी बताते हैं कि रानू उन्हें 5 जून 2020 को रेलवे स्टेशन पर मिले थे। वो ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहे थे। उन्हें मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। इसके बाद उन्हें आश्रम ले जाकर उनका इलाज किया गया। रिसेंटली 8-10 दिन पहले इन्होंने बताया कि अमरावती करके भी नाम लिया, तो वहाँ ढूंढा तो वहाँ एक नवलगांव निकल के आया। गूगल मैप पर गए, वहाँ से सर्च किया तो एक नंबर हमको मिला एक शॉप का, मोबाइल शॉप का। उनको हमने फोटो सेंड किया, कुछ डिटेल जो हमारी पास थी वो सेंड की। उन्होंने वहाँ सर्कुलेट की तो इनका परिवार मिल गया। आपको बता दें कि रानू तान्या अमरावती के नवल गांव में रहते थे। वो खेतों में मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालते थे। घर में माँ पुनिया, 4 छोटे भाई और 3 बड़ी बहनें थी। इतने सालों बाद आखिरकार रानू को अपना परिवार मिल ही गया। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।